नमस्कार स्टूडेंट, मेरा नाम है मनीष और आपका मेरे यूट्यूब चैनल IMP स्टडी वाला पर स्वागत है। तो आज हम 12th के तीसरे पार्ट की तरफ बढ़ रहे हैं और इससे पहले चौथे पार्ट की तरफ ऑलरेडी हम 3 पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, तो 4-4 क्वेश्चन के हिसाब से हम 12 क्वेश्चन ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके थे। तो बिना विलंब के हम ज़्यादा टाइम ना किए आगे बढ़ते हैं और हम अगले 4 क्वेश्चन देखने का प्रयास करते हैं। तो अगले 4 क्वेश्चन जो है उसमें हम स्टार्ट करते क्वेश्चन नंबर 13 से। इससे पहले के क्वेश्चन मैं उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आए होंगे। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं पूरी मदद करूंगा। देखो स्टूडेंट, हमको 12th अच्छे नंबर से पास होना है, बस इतना मैं तुम्हें बता दूं और उसके लिए आपको करना पड़ेगी मेहनत। तो कुछ ज़्यादा मेहनत नहीं है, बस ये जो क्वेश्चन है उन्हें ही आपको पढ़ना है। सीधे सीधे क्वेश्चन है, इनके आंसर आपको समझकर लिखना है। ठीक है, फिर भी अगर आपको डाउट हो तो आप मुझसे बोल सकते हैं। तो हम क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 13 में व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह किस दिशा में होता है, कम विभव से अधिक विभव की ओर और अधिक विभव से कम विभव की ओर। तो सबसे पहले मैं आपको कुछ ज्यादा घुमा फिरा कर नहीं, सिंपल सीधा सा एक फोटो दिखाता हूं। इसे देखो, ठीक है, ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है। ये इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज है, तो नेगेटिव हमेशा किसकी तरफ जाता है, पॉजिटिव की तरफ। और ये जो फ्लो हो रहा है, ये आई लिखा है करंट का फ्लो हमेशा इस साइड से होकर इस डायरेक्शन में जाता है। ये करंट का फ्लो होगा और ये इलेक्ट्रॉनों का फ्लो होगा। तो जो नेगेटिव होता है ना, उसको हम बोलते हैं लोअर पोटेंशियल पॉइंट, और जो पॉजिटिव होता है ना, उसको हायर पोटेंशियल पॉइंट। तो आप ही बताओ कहां से कहां की तरफ जा रहा है इलेक्ट्रॉन। तो लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की तरफ फ्लो हो रहा है। लिखा भी है हिंदी में, इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह निम्न विभव मतलब लोअर पोटेंशियल से अधिक विभव मतलब अधिक विभव की तरफ जाता है। तो इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह किस दिशा में होता है, ये क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर लिख रखा है। समझ गए। इंग्लिश मीडियम भी अगर देखें तो यहाँ पर भी देख सकती है, इलेक्ट्रॉन मूव फ्रॉम लोअर पोटेंशियल। ये देखो, लोअर पोटेंशियल टूवर्ड्स हायर पोटेंशियल। कन्वेंशनली द डायरेक्शन ऑफ करंट इज द अपोजिट। क्लियर। तो ध्यान रखना है, हमेशा नेगेटिव से इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव की तरफ चलते हैं। ये कभी मत, ये इस तरह नहीं चलते। मैं आपको बता दूं फोटो, ठीक है, क्लिक ही नहीं हो रहा। ये देखो, इस तरह से इलेक्ट्रॉन नहीं होता, हाई से लो की तरफ नहीं जाता। ये जो डायग्राम है, इसमें जो शो किया जा रहा है ना, ये गलत किया जा रहा है। और आप सोच रहे होंगे कि ये डायग्राम कहाँ से लिया सर ने, तो वो भी मैं तुम्हें बता देता हूं। ये डायग्राम लिया गया है मेरे द्वारा शायद हटा दिया मैंने, ठीक है, लेकिन वो डायग्राम लिया जो गया था ना, वो जनरली यहीं से लिया गया था। ये देखो, यहाँ पर भी ये डायरेक्शन शो हो रही है ना। तो आपको बस सिंपल याद रखना है कि जो फ्लो होता है वो इलेक्ट्रॉनों का वो लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की तरफ होता है। तो आपको याद रखना है, ज़्यादा एनालिसिस करना नहीं है, जितना बताया उतना काफ़ी है। और ये जो यहाँ पर शो हो रहा है, तो ये इलेक्ट्रॉन जो है हाई से लो बता रहा है, जो कि गलत है। ये करंट की डायरेक्शन होती है, ठीक है। और इसके अलावा ये जिस भी बच्चे का क्वेश्चन पेपर है, अगर आप गौर से देखो तो मैं आपको बताता हूं। ये देखो, अधिक से कम की तरफ, जो कि आंसर गलत है। मतलब 1 नंबर का क्वेश्चन था, उसमें भी तुम गलत करके आ गए। तो ऐसी गलतियां नहीं करनी है। जिस भी बच्चे का था उसमें देखो लिख रखा है अधिक से कम की तरफ, यहाँ स्पष्ट शो हो रहा है, और ये आंसर उसने जो लिखा होगा वो गलत जाएगा। तो ऐसी गलतियां हमको एग्जाम में नहीं करनी है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा, ठीक है।
तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? डिराइव एक्सप्रेशन फॉर कैपेसिटी ऑफ पैरेलल प्लेट कंडेंसर, हाउ कैन इट्स कैपेसिटीज इंक्रीज। अब ये क्वेश्चन नंबर 14 2018 में 5 नंबर में पूछा था, ठीक है। तो अब इसे जरा क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं। डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर कैपेसिटी ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इफ डाइलेक्ट्रिक मीडियम इज प्लेस्ड बिटवीन प्लेट्स, तो हाउ इट इज कैपेसिटेंस अफेक्टेड। 20 और 19 में ऐसा बना के पूछ लिया उसी को, और यहाँ पर आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 14 तो उसी को उन्होंने 18 में पूछा था। कितना सा लिख रखा है, पूरा डेरिवेशन सेम टू सेम आएगा इसका जो आपने किया है। और लास्ट में हाउ कैन इट्स कैपेसिटी इज इंक्रीज्ड। संधारित्र में प्लेट्स संधारित्र की धारिता के व्यंजन उत्पन्न कीजिए, इसकी धारिता को आप कैसे बढ़ा सकते हैं, उसका उल्टा क्या इफेक्ट है और कैसे बढ़ा सकते हैं। इसका अगर हम आंसर देखें तो आंसर अगर आप देखोगे तो ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ये डेरिवेशन किया था, हमारा ये आंसर भी आया था कि नहीं। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो कैसे बढ़ा सकते हैं वो भी देख लेते हैं। ये लिखा आंसर, कैपेसिटी कैन बी इंक्रीज्ड बाय इंक्रीजिंग द एरिया ऑफ प्लेट्स, डिक्रीजिंग द सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स। इस तरह से मतलब जो हमने लिखा था कैसे अफेक्ट करते हैं उसे ही हम घुमा फिरा कर बोल देते हैं। सिंपल सी बात है। ये हिंदी में देखोगे, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता खालिस्तान पर निर्भर नहीं करती, मतलब प्लेटों के क्षेत्र पर तो करती है ना, प्लेटों के लिए उपयोग की जाने वाली धातु के प्रकार पर, प्लेटों के बीच की दूरी पर तो करती है, प्लेटों के बीच माध्यम पर भी करती है। यानी कि करेक्ट आंसर नहीं करती है में क्या आएगा, सेकंड नंबर का आएगा। ये समझ गए। तो हिंदी मीडियम संधारित्र प्लेट की धारिता जो है वो प्लेटों के क्षेत्रफल पर भी निर्भर करती है, प्लेटों के बीच की दूरी पर भी निर्भर करती है, प्लेटों के बीच के माध्यम पर भी निर्भर करती है। माध्यम बढ़ाने पर धारिता बढ़ जाती है, प्लेटों का क्षेत्रफल बढ़ाने पर धारिता बढ़ जाती है, बीच की दूरी बढ़ाने पर धारिता जो है वो घट जाती है। क्योंकि फॉर्मूला अगर आप देखेंगे तो देखो दूरी नीचे आ रहा है, इसलिए धारिता कम हो जाएगी। अगर ये प्लेट ये एक यहाँ है तो बीच की डिस्टेंस बहुत बढ़ा देंगे तो कैपेसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी ना। समझ गए। तो उम्मीद करता हूँ कि आप समझ पाए होंगे। डेरिवेशन यही का यही करना है, पूरा डेरिवेशन में कोई बदलाव नहीं है, ठीक है। ये आंसर जो आपका आया था सेम टू सेम पूरा वैसे ही आंसर आपको करना है, सॉल्व करना है ये इस प्रकार से यहाँ तक, और ये फिर फैक्टर यहाँ से चालू हो जाएंगे इसके, जो भी फैक्टर हमने लिखे थे, है ना, जो भी फैक्टर यहाँ पर थे वो जो हमने कल पढ़े थे वो फैक्टर अफेक्टिंग चालू हो जाएंगे। फिर फैक्टर अफेक्टिंग में कुछ नहीं है, एरिया पर, मीडियम पर और डिस्टेंस, 3 चीज याद रखनी है। तो उम्मीद करता हूँ मैं आप समझ पाए होंगे। यहाँ पर भी वही बता रखा है, ये आंसर आया आपका कैपेसिटी का, तो इंक्रीज द एरिया ऑफ प्लेट्स, डिक्रीजिंग द सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स। ये इस प्रकार से डायग्राम था। तो ये क्वेश्चन भी हम समझ गए, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। फिर भी डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है, मैं उसको दूर करने का प्रयास करूंगा। अब राइट द कूलॉम्स लॉ ऑल्सो एक्सप्लेन लिमिटेशन। 2021 और 2015 में पूछा गया था क्वेश्चन, 1 नंबर में पूछा गया है और 4 नंबर में पूछा गया है। कूलॉम का नियम लिखिए और सीमा भी स्पष्ट कीजिए। ये जो क्वेश्चन है, तो अगर इसकी बात करें तो कूलॉम के नियम को लिखना है और स्पष्ट करना है। यहाँ पर भी हिंदी मीडियम में और दिखा रखा है, तो जरा हिंदी में देख ले कूलॉम का नियम। 2 बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला स्थिर विद्युत बल का मान उन दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती तथा उन दोनों आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। बस ये इसकी डेफिनेशन है जो याद रखनी है, और ये इसका फॉर्मूला है। के बारे में लिख रखा है कि के की ये वैल्यू होती है, या इसको ऐसा भी लिख सकते हैं। समझ में आ गई बात। दोनों आवेशों में चिन्ह रहित मान है, जो भी लिखा हुआ है थोड़ा बहुत लिख सकते हैं आप, ठीक है। और जो है नीचे उसकी सीमाएं लिखी हुई है, तो नीचे उसकी सीमाएं लिखी हुई है, तो सीमाओं को भी जो है आप देख सकते हैं कि कूलॉम का नियम केवल बिंदु आवेशों के लिए सत्य है। कूलॉम का नियम किसके लिए सत्य है? केवल बिंदु आवेशों के लिए। यह नियम अधिक दूरी के लिए सत्य नहीं है, मतलब पॉइंट साइज होना चाहिए, बड़े बड़े नहीं होना चाहिए प्लेटें,
जो चार्जेस है वो पॉइंट साइज होना चाहिए। यह बहुत ज़्यादा दूरी के लिए नहीं होगा, दूरी अगर बढ़ाएंगे तो फोर्स कम होता जाएगा, तो इसलिए बहुत ज़्यादा दूरी के लिए भी वैलिड नहीं है। यह नियम 10⁻⁻15 मीटर से कम दूरी के लिए भी सत्य नहीं है, मतलब इससे कम दूरी के लिए सत्य नहीं होगा। अब 10⁻⁻15 मीटर से कम दूरी का मतलब ये होता है कि जो यहाँ पर 10⁻⁻15 मीटर से कम दूरी का मतलब कि यहाँ पर जो वैल्यू है वो 10⁻16 मीटर नहीं होना चाहिए। 16 मीटर कैसी हो गई, कम हो गई। समझ में आ गई बात, 16 मीटर कैसी हो गई, कम हो गई। तो इससे कम दूरी के लिए ये वैलिड नहीं है, ये आपको याद रखना है। और इसके अलावा इसका अगला पॉइंट आप देखेंगे तो ये एक सार्वत्रिक नियम नहीं है। सार्वत्रिक नियम का मतलब होता है कि यूनिवर्सल नहीं है, कि सब जगह लागू हो, कहीं कहीं लागू हो भी सकता है, कहीं कहीं नहीं भी हो सकता है। तो ये यूनिवर्सल नियम भी नहीं है। तो आपको ये कुल मिलाकर 4 पॉइंट याद रखना है, और ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो निवेदन है कि आप इन्हें याद रखें। फिर भी अगर इसमें डाउट हो तो आप मुझसे पूछें, मैं आपको समझाने का पूरा प्रयास करूंगा। ठीक है, उम्मीद करूंगा कि आपको समझ में आ जाए। अब इसके अलावा जो है हम अगर देखें तो इंग्लिश मीडियम में भी देख लेते हैं। इंग्लिश मीडियम में अगर देखें तो ये गुलाम का नियम मैं लिख रखा हूँ पहले से ही। ठीक है, तो गुलाम का नियम आप देखेंगे तो यहाँ पर लिख रखा है कि अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड रिपल्सन बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस इज डायरेक्टली 2 पॉइंट चार्जेस है, ये चेंजेस नहीं लिखा हुआ है ना, यहाँ पे चेंजेस जो दिख रहा है वो चार्जेस लिखा है। 2 पॉइंट्स चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मैग्नीट्यूड और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। तो इस प्रकार से आप डायग्राम देख सकते हैं। और यहाँ पर आप देखेंगे तो F प्रोपोर्शनल Q1 Q2 है ना, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है R स्क्वायर के। इन दोनों को आप मिलाओगे तो मिलाने पर आपका Q1 Q2 बाय R स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर आप देखो तो F इज इक्वल टू, यहाँ से प्रोपोर्शनल का साइन हटता है तो कोई कांस्टेंट वैल्यू K निकल कर आती है। ये ऊपर ऐसे कैसे लिखे हैं, इसकी यूनिट लिखेंगे फोर्स की, न्यूटन होती है। ऐसा सिस्टम में आप देखेंगे तो K की वैल्यू इतनी लिखी जाती है या इतनी, बीच में यहाँ पर बराबर का साइन दिखाई नहीं दे रहा है तो आप लगा लें। जिसके बाद फिर यहाँ पर आप K की वैल्यू पुट कर देंगे। इस वाली K की वैल्यू SI में ये होती है तो यहाँ पे पुट कर सकते हैं, ये भी होती है। यहाँ तो न्यूटन या फिर 9 × 10⁻9 लिखेंगे तो ये आ जाएगी। तो इस प्रकार से ये हमारे फोर्स की वैल्यू निकल गई। वेयर Q1 Q2 चार्जेस है, आज और डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस। जिसके बाद एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू आपको याद रखना चाहिए, एक नंबर में आती है 8.854 × 10⁻12 कूलम स्क्वायर पर मीटर मीटर स्क्वायर। और 1/एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू भी चाहे तो आप याद रख सकते हैं 1.13 × 10⁻11 न्यूटन टू मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। और यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट जो है क्या है, एयर की परमिबिलिटी है, एक तरह की परमिटिविटी है एयर में। तो वैल्यू ऑफ एप्सिलॉन नॉट की इस प्रकार से लिखा हुआ है। इसकी आपको चाहे तो डायमेंशन फॉर्मूला भी याद रख सकते हैं, है ना, यूनिट भी याद रख सकते हैं। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से 1 मार्क्स में आते रहेंगे हमेशा से, तो आप इन्हें याद रखें। ठीक, इसके अलावा जो है ये CGS में K की वैल्यू 1 होती है तो डायरेक्ट इस प्रकार से डायन में CGS में आता है, हालांकि ये है नहीं। अब हमारा लिमिटेशन अगर हम देखें, इंग्लिश में लिमिटेशन देखें तो लिमिटेशन देख लेते हैं अगर मिलती है तो। ठीक है, लिमिटेशन ये हिंदी मीडियम यहाँ पर हिंदी मीडियम को मैं दिखाना चाह रहा था, है ना, ये वापस से वही है, इस प्रकार से संधारित्र था। तो अगर कुछ हो तो इन दो समांतर प्लेट की विपरीत आवेश से तो परातों पर अलग की गई है, तो यहाँ पर भी देख सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर इंग्लिश में एक बार और था समांतर प्लेट संधारित्र के लिए, है ना, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए। इसके अलावा अगर कूलाम का देखें तो कूलाम के नियम में यहाँ पर लिखा हुआ है, वही जो मैंने समझाया हिंदी में यहाँ पर लिखा है ना। लिमिटेशन अगर हम देखें तो ये लिमिटेशन देख सकते हैं, इसका तो इमेजेस भी होगा मेरे पास, ये देख सकते हैं आप लिमिटेशन, है ना। लिमिटेशन अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा आपको, इट इज एप्लीकेबल फॉर ओनली स्टैटिक चार्ज, मतलब रुके हुए चार्ज के लिए ये वैलिड है। अगर चार्ज मोशन में है जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी में होता है तो उसके लिए लॉ वैलिड नहीं है। इट इज एप्लीकेबल फॉर ओनली पॉइंट चार्जेस, पॉइंट यानी कि छोटे होना चाहिए वो चार्जेस, ज्यादा बड़े अगर चार्जेस हैं तो उसके लिए भी वैलिड नहीं है। इट इज एप्लीकेबल ओनली वेयर इनवर्स स्क्वायर लॉ इज ओबेड। अब इनवर्स स्क्वायर लॉ इज ओबेड क्या है वो हम देखेंगे आगे, तो ये उसके लिए वैलिड है।
क्वेश्चन नंबर 18 है भी हमारा ये, जो हम आज नहीं करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि इनवर्स स्क्वायर लॉ इज ओबेड. इट इज डिफिकल्ट टू अप्लाई कूलम्ब्स लॉ व्हेन चार्ज आर इन आर्बिटरी स्पेसेस. आर्बिटरी मतलब इमेजिनरी स्पेस में अगर तुमने रखा है वहां पर, तो वहां पर भी ये वैलिड नहीं होता है, बहुत डिफिकल्ट वैलिड होता है. दिस लॉ इज वैलिड व्हेन बोथ चार्जेस आर केप्ट इन वैक्यूम. ये लॉ तभी वैलिड होता है जब वैक्यूम में दोनों चार्जेस को रखा जाता है. अब वैक्यूम जो है होता नहीं है जनरली. वैक्यूम का मतलब तो आप समझते ही हैं, एयर को कंसीडर करते हैं, लेकिन एक्चुअल वैक्यूम उसे कहा जाता है जहाँ एयर भी ना हो. तो बेसिकली इसमें 5 पॉइंट है. छठवां पॉइंट अगर अपन देखें तो ये जो एप्लीकेबिलिटी, एप्लीकेबल लेस देन 10⁻15 मीटर, ये पॉइंट भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं, जो ऑलरेडी हिंदी मीडियम में लिख रखा है. अगर आप देखेंगे तो हिंदी मीडियम में यहाँ पर है लिखा हुआ कि 10⁻15 मीटर से कम दूरी के लिए ये एप्लीकेबल है. तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा. ठीक है, तो अगर आपको नोट डाउन करना हो तो आप नोट डाउन कर सकते हैं, है ना. जैसा आपको लिखना हो, आपके पास नोट्स में लिखा हो तो नोट्स में से लिख सकते हैं. बस लिखना सही तरीके से, सिंपल तरीके से और समझ के लिखना है, ताकि हमें देर तक क्वेश्चन याद रह सके और अच्छे नंबर से हम पास हो सके. फिजिक्स में रटना वटना नहीं है, सिंपल तरीके से. अगर समझ में नहीं आई तो एक बार नहीं 10 बार वीडियो देखो, जरूर समझ में आएगा. मूवी जैसा सिस्टम है, अगर मूवी हम एक बार देखते समझ में नहीं आती, दोबारा देखने पर हमको और अच्छे समझ में आती, बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाती है. तो निवेदन है आपसे, अच्छे से पढ़े, है ना. मेरी मेहनत जाया नहीं जाना चाहिए. और आप 25,000 कमा सकते हैं अगर आप 75,000 से ऊपर लाएंगे, तो 75% से ऊपर लाएंगे तो 25,000 कमा सकते हैं. ये तो आपको पता ही होगा ना. तो निवेदन है उसे मोटिवेशन के रूप में इस्तेमाल करें और पढ़ते रहें. और अगर 25,000 से ज़्यादा मिल जाए तो 5-1 हज़ार इधर भी ले आना. चलो ठीक है, हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा अगर हम देखें तो क्वेश्चन नंबर 16 है, व्हाट इज टॉर्क, एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड. तो 2014 में 3 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जा चुका है ना. तो भैया ये क्वेश्चन 3 मार्क्स में आने की पूरी फुल संभावना है. टॉर्क क्या है, एक समान विद्युत क्षेत्र की सहायता से समझाइए. तो टॉर्क क्या है वो हम समझ लेते हैं. टॉर्क के बारे में अगर हम देखें तो ये है टॉर्क. इट इज डिफाइंड बाय द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स टू डिस्टेंस बिटवीन देम. It is denoted by tau and it is also known as couple force. It is generated by two couple force. Its SI unit is Newton into meter and dimension formula लिख रखा है. सिंपल सी बात, टॉर्क को डिफाइन करना है तो फोर्स में डिस्टेंस का मल्टीप्लाई करने पर जो चीज हमें मिलती है, लेकिन फोर्स और डिस्टेंस एक दूसरे पर 90 डिग्री का एंगल बनाने को ना, ये बात ध्यान रखना. नहीं तो ये मत बोल देना कि सर फोर्स इंटू डिस्टेंस तो हमने देखा था कि ये तो वर्क डन होता है. अरे भैया, मेरा बोलने का मतलब है कि वो डिस्टेंस पैरेलल होती है, यानी कि जिस डायरेक्शन में फोर्स जाता है उसी डायरेक्शन में जो है डिस्टेंस भी मेजर करते हैं डिस्प्लेसमेंट के हिसाब से. लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है. यहाँ पर जो डिस्टेंस है 90 डिग्री होनी चाहिए. ठीक है, ये इस प्रकार से, ये आपका फोर्स का डायरेक्शन है और ये डिस्टेंस जो है 90 डिग्री का एंगल क्रिएट कर रही है यहाँ पर. तो इस प्रकार से आपको याद रखना है. ठीक है, तो यहाँ पे लिख भी रखा है, टाउ इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्टेंस बिटवीन टू फोर्स. दो फोर्सेस के बीच का डिस्टेंस है, और उसमें दो फोर्स नहीं थे वर्क डन में, एक ही वर्क डन था, वो एक ही फोर्स था, एक का डाउट था, इसलिए मैं क्लियर कर रहा हूँ आपको. तो सिंपल से फॉर्मूले के फॉर्म में आपको याद रखना है. इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं आप, है ना. और सिंपल तरीके से याद रखें, ज्यादा टफ तरीके से डेफिनेशन ना बनाए, क्योंकि हमको बहुत सारे सब्जेक्ट और भी पढ़ना है. तो जितना इजी हो उतना इजी तरीके से हमको याद रखना है. टॉर्क ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक डायपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड. तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है आपको पता ही होगा. अगर इस प्रकार से लाइनें हैं एकदम सेम, एक दूसरे के पैरेलल है, सेम डिस्टेंस पर है, तो इस प्रकार का इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होता है. और नॉन यूनिफॉर्म में इनके बीच का जो डिस्टेंस होता है वो यहाँ पर ज्यादा, यहाँ पर कम, या यहाँ पर कम, यहाँ पर कम हो जाता है, यहाँ पर ज्यादा, इस प्रकार से आड़ी टेढ़ी होती है. अगर मतलब मैं बताना चाहूँ तो कुछ इस प्रकार से होती है, ये इस प्रकार से, है ना. ये होता है नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ये इस प्रकार से. लेकिन यूनिफॉर्म कैसा होता है, ऐसा होता है, एकदम पैरेलल होता है एक दूसरे के. तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा. ठीक है, और फिर भी डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं. तो यहाँ पर अगर हम देखें तो आपको समझ गए होंगे कि क्या होता है. तो इसका डेरिवेशन अगर आप देखें तो ये मैंने कुछ चीजें अज्यूम कर ली, आप देख सकते हैं, है ना. यहाँ पर आप देखेंगे तो इसकी डायरेक्शन कहाँ से कहाँ होती है. इसकी डायरेक्शन हमेशा जो होती है वो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ होती है. अब ये किसी एंगल पर जो है इंक्लाइन कर दिया गया है. ये चाह रहा है
कि ये इसकी जो डायरेक्शन है ना, जैसे मैं आपको बताऊं अगर यहाँ पर, तो जैसे मान लो कि ये यहाँ पर पॉजिटिव है, ठीक है, और यहाँ पर ये नेगेटिव है, तो इसकी डायरेक्शन होती है कि कहाँ से कहाँ, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ, इस तरह होती है डायरेक्शन, है ना, इसकी डायरेक्शन इस तरह से होती है। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है, ठीक है, ये मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बना ली। अब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है तो ये क्या चाहता है, ये जो इसकी डायरेक्शन है ना, ये चाहता है कि मेरी डायरेक्शन कुछ ऐसी हो कि मेरी डायरेक्शन भी इलेक्ट्रिक फील्ड के जैसी हो, और यहाँ पर माइनस चार्ज और यहाँ पर प्लस चार्ज, ये ऐसा चाहता है होना। लेकिन आपने क्या कर दिया, आपने इसको उठाकर ऐसा कर दिया है, तो अब ये जो है वापस इस डायरेक्शन में आने का प्रयास करेगा। मतलब आपने इसको उठाकर, अगर मैं इसको थोड़ा करूं यहाँ पर, तो आपने इसको उठाकर कुछ इस तरह से रख दिया है, तो यहाँ पर एक फोर्स इधर लग रहा है, यहाँ पर एक फोर्स इधर लग रहा है ना, तो यहाँ पर एक फोर्स इधर लग रहा है, ये प्लस में है हालांकि, और यहाँ पर एक फोर्स इधर लग रहा है, ठीक है, तो ये माइनस में है। तो आप अगर देखेंगे तो इसकी डायरेक्शन इधर से इस साइड होगी, पी की, इलेक्ट्रिक डायपोल की, यहाँ पर डायरेक्शन बनाई नहीं गई है, तो आपको डायरेक्शन बनाना चाहिए ऐसे। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो ये जो है यहाँ पर आप अगर देखेंगे तो ये जो है इसकी डायरेक्शन ऐसी है, आपने इसको तो किसी एंगल पर इंक्लाइन कर दिया। अगर मैं किसी एंगल पर आपको बताऊं तो ये यहाँ से किसी थीटा एंगल पर इंक्लाइंड है, तो भाई ये क्या चाहता है, ये चाहता है कि मुझे आप इसी डायरेक्शन में वापस ले आओ, और अगर इसी डायरेक्शन में वापस ले आओ तो ये इस तरह से होना चाहता है। तो ये यहाँ पर रोटेट होगा, रोटेट होने पर टॉर्क उत्पन्न होगा, और जो टॉर्क उत्पन्न होगा उसकी वैल्यू हम यहाँ मेजर करने जा रहे हैं कि यहाँ पर कितना टॉर्क उत्पन्न होगा, कितना टॉर्क यहाँ पर क्रिएट होगा। टॉर्क मतलब सिंपल सी बात है, कितना घूमेगा वो, एक तरह का रोटेशन। समझ रहे हो स्टूडेंट? तो उम्मीद करता हूँ कि आप समझ पाए होंगे। तो आप समझ नहीं पाए तब भी आप मुझे बता सकते हैं, मैंने पूरी कोशिश की है आपको समझाने की। तो हम वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करते हैं। तो आप यहाँ पर देखेंगे तो टॉर्क का ये फॉर्मूला होता है। तो फोर्स क्या है, ये फोर्स है, ये नेगेटिव है, फोर्स का फॉर्मूला होता है यहाँ पर, इस प्रकार से हम देख सकते हैं। ये फॉर्मूला याद रखना है। तो इस डायरेक्शन में जाएगा तो ये नेगेटिव में, इस प्रकार इस डायरेक्शन में आएगा तो पॉजिटिव में। इसके और इसके बीच की जो डिस्टेंस है वो ये है, बोले तो ये ए है और ये बी है, तो यहाँ पर वही लिख रखा है फोर्स, ये एफ, इनके बीच की डिस्टेंस ए बी। अब यहाँ पर साइन थीटा आपको पता है परपेंडिकुलर पर में हाइपोटेन्यूस होता है, तो परपेंडिकुलर ए बी हो गया, ये हाइपोटेनियस 2a हो गया। तो यहाँ पर ए बी अपन 2a का इधर मल्टीप्लाई किया, ए बी की वैल्यू निकल गई, इसको फ्रॉम इक्वेशन 1 यानी कि इसमें यहाँ पर रख दिया, तो ये वैल्यू बन गई 2a साइन थीटा। यहाँ से 2a को बाहर करके q के साथ मल्टीप्लाई करके e को यहाँ पर लिख दिया, तो ये बन गया p साइन थीटा। p इज इक्वल टू q इंटू 2a, ये होता है इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट। तो अब यहाँ पर देखें अगर, तो अब ये आपकी p की वैल्यू रख दिया आपने, तो यहाँ पर p और e ऐसा इसलिए क्योंकि ये परपेंडिकुलर है, तो हमेशा p की डायरेक्शन क्रॉस में e के साथ इस तरह लिखी जाएगी। तो बस आपको याद रखना है, वेयर में लिख दो इसके बारे में कि क्या क्या चीजें हैं, ठीक है। इनकी कुछ कंडीशन भी दे रखी है, अगर पी ई के बीच में थीटा 90 डिग्री हो जाए, यानी कि अब ऐसा हो गया, इसकी डायरेक्शन देखो ऐसी है ना, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ इस प्रकार से है, तो ये तो ऐसा सीधा होना चाहता है ना, तो ये कैसा हो गया आपका मैक्सिमम टॉर्क लगेगा, ये बहुत तेजी से ऐसा इधर इस साइड होने का प्रयास करेगा। लेकिन अगर 180 डिग्री है तो ये इस प्रकार घूम गया फोर्स, तो इस प्रकार, ये तो इस प्रकार से इस डायरेक्शन में होना पसंद करता है, लेकिन इसकी डायरेक्शन नेगेटिव से पॉजिटिव तो इधर है, तो ये तो इसी डायरेक्शन में होना चाहेगा, मतलब कुल मिलाकर उल्टा दिखा रहा है। तो ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में, मतलब स्टेबल तो है, जैसे मान लो कि एक एग्जांपल देखिए, कोविड में भी बहुत सारे लोग घर चले गए थे, तो घर चले गए थे तो वो घर पे रह तो रहे थे लेकिन अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में थे ना, मतलब उनको एक सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा था घर पर। जैसे कोविड हटा वापस आ गए। मैं ही अभी अब कोविड में घर गया था, तो मुझे वहाँ पे अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि काफी समय से इंदौर में रह रहे अपन। तो स्टेबल तो है लेकिन वो एक अपने हिसाब से नहीं है स्टेबल, घूमेगा नहीं अगर इसको छोड़ देंगे तो। लेकिन स्टेबिलिटी अनस्टेबिलिटी एक तरह की है, इक्विलिब्रियम मेंटेन नहीं है। लेकिन यहाँ पर देखेंगे तो इस प्रकार से ये कितना 270 डिग्री पर भी है, तो यहाँ पर भी मैंने बता दिया मैक्सिमम टॉर्क होगा। चौथी कंडीशन देखें तो जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है उसी डायरेक्शन में आपकी टॉर्क की डायरेक्शन हो गई। तो अब कुल मिलाकर ये काय में आ चुका है स्टूडेंट, स्टेबल इक्विलिब्रियम, तो मिनिमम टॉर्क 0 होगा।
ठीक, और मैक्सिमम पीई। तो ये याद रखना है आपको, 1 नंबर में पूछी जा सकती है। हिंदी मीडियम के हिसाब से अगर देखें तो हिंदी मीडियम में भी देख लेते हैं अगर कुछ मिल रहा है तो इस विषय में। ठीक है, लिमिटेशन इंग्लिश मीडियम में देखो यहाँ पर लिख रखी है ना, द इलेक्ट्रिक चार्ज मस्ट बी रेस्ट, द इलेक्ट्रिक चार्जेस मस्ट बी पॉइंट चार्जेस दैट इज साइज शुड बी स्मॉल देन द, है ना, ये लिखा हुआ है सब इंग्लिश मीडियम चाहे तो हिंदी मीडियम के लिए अगर देखें तो हिंदी मीडियम क्या देख रहे थे हम, टॉर्क देख रहे थे, कहाँ पर है ये देख लो। इस प्रकार से इंग्लिश मीडियम आप देख सकते हैं ना, लिखा हुआ है हिंदी मीडियम के लिए। हिंदी मीडियम ये डेरिवेशन मैंने आपको बता दिया था, उम्मीद करता हूँ, है ना। तो आप देख सकते हैं इसको, समांतर प्लेट संधारित्र वाला डेरिवेशन है ना। आप इस प्रकार से याद रख सकते हैं इसको, ये किया हुआ है तो वहाँ पे नहीं दिखा है तो आप देख सकते हैं। देखो यहाँ पर लिखा हिंदी में क्या है, तो इस प्रश्न का आपको उत्तर कुछ ऐसा हो जो टीचर देखकर प्रसन्न हो जाए, कि वह कहे कि इस बंदे ने रटा नहीं है, दिमाग से किया है। तो यही मैं आपको भी समझाते आ रहा हूँ कि भैया आपने रटा नहीं है, दिमाग से किया है, इस प्रकार से आंसर लिखना है। अब अगर डेफिनेशन बुक की लिख दोगे तो वो तो समझ जाएगा कि रट्टू तोता है, ये हिंदी में यहाँ पर लिखा हुआ है, ये देखो, है ना। इस प्रकार से डायरेक्शन हमेशा नेगेटिव से इलेक्ट्रिक डायपोल की पॉजिटिव की तरफ होगी। ये आपको समझ में आ रहा होगा, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, है ना। अब यहाँ से इस प्रकार से सॉल्व किया गया, मैंने अभी बता दिया इंग्लिश मीडियम में, है ना। बला गुण की डिस्टेंस निकल गई, ईपी यहाँ से इस प्रकार से वेक्टर है, जब 0 होगा तो टाउ भी 0 होगा, मिनिमम होगा, कम से कम आपका बल लुग्मा गुणा का बला गुण होगा, है ना। और ज्यादा से ज्यादा गुण कितना डिग्री, 90 डिग्री पर होगा। तो ये चीजें आपको याद रखनी है, ठीक है, निवेदन है याद रखें। फिर भी आपको डाउट अगर हो तो मुझसे पूछ सकते हैं, मैं उसको दूर करने का प्रयास करूंगा। ठीक, तो स्टूडेंट अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक समझ में आया होगा। वैसे तो हमारे क्वेश्चन 16 खत्म हो चुके हैं, लेकिन 16 क्वेश्चन 4 खत्म, लेकिन आज हम 17 करने वाले हैं। 17 इसलिए कि आप ही बताओ, ये क्वेश्चन मैं आपको पढ़ा चुका हूँ कि नहीं, पढ़ा चुका हूँ ना ये क्वेश्चन। अब देखो ना, व्हाट इज मीन बाय इलेक्ट्रिक फ्लक्स, राइट इट्स एसआई यूनिट डायमेंशन फॉर्मूला। तो ये क्वेश्चन मैं ऑलरेडी आपको पढ़ा चुका हूँ, है ना। तो निवेदन है कि इसको आप जो है, जो मैंने पहले बताया उस वीडियो में आप देखें कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है ना। नॉर्मल टू द परपेंडिकुलर होता है, नॉर्मल टू द सरफेस होता है, जो जितना पास होता है वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है। तो वहाँ पर आप पुराने वीडियोस में देखें, इसका आंसर वहाँ पर आपको मिलेगा। निवेदन है उन वीडियोस में आंसर को आप कलेक्ट करें कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, और इसका एसआई यूनिट और डायमेंशन फॉर्मूला आप लिख लें। 3 नंबर का क्वेश्चन है, तो इसे कर लें अभी। तो मैं भी पॉसिबिलिटी कि मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊं तो शायद उसमें क्वेश्चन डाल दूं, है ना। तब आप फिर से देख लीजिएगा, अगर वहां पर आपको नहीं भी मिले तो आप क्या कर सकते हैं, है ना। स्टेट द गॉस थ्योरम, गॉस थ्योरम तो मैं समझा चुका हूँ क्या होता है, लेकिन यूज इट टू डिराइव द कूलम्ब्स इनवर्स स्क्वायर लॉ। आपको याद हो तो मैंने आपको फोटो समझाते समय कहा था, यहाँ पर ये लिख रखा है ना। इट इज डिफिकल्ट अप्लाई टू कूलम्ब लॉ व्हेन चार्जेस, सॉरी यहाँ पर कहाँ पर लिखा था, ये एप्लीकेबल एनीवेयर इनवर्स स्क्वायर लॉ इज ओबेड। तो यहाँ पर ये तो मैं आपको बता रहा हूँ कि ये जो है ड्राइव द कूलम्ब इनवर्स स्क्वायर लॉ, तो ये हम समझेंगे, ठीक है। इनवर्स स्क्वायर लॉ हिंदी में लिख रखा है, विद्युत फ्लक्स से क्या अभिप्राय, इसका ऐसे मात्रक, और इधर का कट चुका है थोड़ा। तो गॉस की प्रमेय भी लिखिए। तो हम बाकी क्वेश्चन देखेंगे अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही। बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से पढ़े, अच्छे से मेहनत करे, अपना भी नाम रोशन करे, अपने माँ बाप का भी और मेरा भी, ठीक है। तो फिर भी कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछे, मैं उम्मीद करूंगा उसको दूर करने का, है ना। कूलम्ब का लॉ जो है यहाँ पर हिंदी मीडियम में बता दिया था, इंग्लिश मीडियम भी देख सकती है, यहाँ पर लिखा हुआ है Coulomb's law state the force of attraction of repulsion between two stationary point charges is directly proportional to the product of magnitude of the two charges and inversely proportional to the square of distance between them। वही जो इंग्लिश में लिखा है वो यहाँ पर भी लिख रखा है, तो याद रखें, है ना। तो उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट इतना समझ में आया होगा। अभी के लिए बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से पढ़ें, आगे बढ़ें, दूसरों को भी पढ़ाएं, वीडियो को लाइक और शेयर भी करें, ठीक। तो बेस्ट ऑफ लक।